Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, Sir Noman Bhatt, Sir Mahfood Al-Lada, Assistant Director Zishan Bhai, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. हम क्रिकेट बुक नशर की जानिब से आप तमाम को आज के सेशन में वेलकम कहते हैं। ये हमारी 11th बुक है जिसका हम रिव्यू दे रहे हैं। जो आज के हमारे जो बुक रिव्यूअर हैं वो हमारे ज़मीर भाई हैं और मोस्टली इससे पहले जो बुक रिव्यूज हुए हैं वो सारे भी ज़मीर भाई ही रिव्यू देते रहे और भी देते रहे, लेकिन जो लाइन शेयर है वो ज़मीर भाई। आज की जो बुक और जो ऑथर है वो थोड़े डिस्टिंग्विशन आज के जो हमारे ऑथर हैं एडवर्ड सैयद या एडवर्ड सईद, पोस्ट कॉलोनियलिज्म या ओरिएंटलिज्म के फाउंडिंग फादर हैं। As we all know, Orientalism is one of the emerging contending theoretical approaches in global politics, international relations. तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, he has wrote many masterpieces, but आज की जो बुक है on the question of Palestine, क्योंकि इस वक्त जो फलस्तीन का जो मसला है वो ग्लोबल लेवल पे वो हीटेड टॉपिक है आज के दौर में। And as we all know, Palestine is the melting as well as boiling point of the Abrahamic lens. Abrahamic lens के मामले में ये melting और boiling point का शुरू होता है। तो एडवर्ड सईद की जो बुक है आपकी क्वेश्चन ऑफ Palestine, it is one of the best masterpieces to comprehend the discourse and politics of Palestine issue. तो वक्त जाए किए बगैर हम ज़मीर भाई से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ज़मीर भाई आप बताना चाहेंगे, हालांकि मिडल ईस्ट या फलस्तीन इशू के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग लिखी है बर्नार्ड लुईस ने, इसी तरह और भी बड़ी बुक्स हैं, लेकिन आपने इसी बुक का इंतखाब क्यों? जी शुक्रिया आशिक साहब, और मैं आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश हमारी ये होती है कि हम इसको सरकारी इवेंट के तौर पे नहीं रखें, बल्कि एक अवामी इज्तिमा हो जिसमें आप सब लोग बगैर किसी डेजिग्नेशन की फिक्र किए, बगैर किसी सरकारी या गैर सरकारी या नीम सरकारी पोजीशन की का ख्याल रखे हुए इधर आए। तो आप सबकी शिरकत जो है, आप सोशल मीडिया पे या अदरवाइज भी हमें हौसला अफजाई हमारी करते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ता है। तो ये इवेंट्स हम की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये जो दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑथर हैं, एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये बिसाइड्स एक फ़लस्तीनी होने के ये एक लिटरेरी क्रिटिक थे या अदबी तनकीद करने वाले या जिसको नाकिद कहते हैं। और अर्ली 50s से ये बहुत सारी अदब के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके ऊपर इनकी नज़र रही, न सिर्फ नज़र रही बल्कि उन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस की, बुक्स लिखी, एसेज लिखे, आर्टिकल्स लिखे। मुझे याद है कि डॉन अखबार किसी ज़माने में यहाँ, अब तो गिलगित में आना बंद हो गया, सिर्फ हफ्ते के दिन मिलता है, संडे एडिशन मिलता है। तो डॉन अखबार में ये जो एडवर्ड सईद है, इनका एक कॉलम आता था इकबाल अहमद साहब के साथ, जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, कल्चरल क्रिटिक थे, एक्टिविस्ट थे। तो दे यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स टुगेदर डॉन अखबार में। तो ये एडवर्ड सईद जो है ये उनके साथ मिल के आर्टिकल्स लिखे। अच्छा, जो इनकी शोहरत जो मिली वो इस किताब से इनको नहीं मिली, या जो इनका कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली था ओरिएंटलिज्म का, जैसे शाहिद साहब ने कहा। जो ओरिएंटलिज्म थी वो 1978 में पब्लिश हुई। अब ये ओरिएंटलिज्म का ही जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रेमवर्क है या ख्याल है या आइडिया है या तस्वुर है, जिसको वो इस बुक के ऊपर किसी हद तक अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूएशन उसको हम कहते हैं। जो ओरिएंटलिज्म थी वो क्या थी बेसिकली, जैसे वो ओरिएंटलिज्म का थोड़ा सा मैं इसलिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस रीजन की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ने से मुराद क्या लेते हैं
कि वो सब कुछ पढ़ा जाए जो यहाँ के मोस्टली, सब कुछ नहीं, मोस्टली जो हमारे अंग्रेज यहाँ पे हुक्मरान 1947 से 1947 से पहले जो इन्होंने क्रिकेट के बारे में वो यहाँ पे ड्यूटी पे आए। मसलन मेजर ब्राउन की किताब का जिक्र करें, E.F. नाइट की किताब का जिक्र करें, इसी तरह से जॉन बिडल्स की किताब का जिक्र करें, लेटनर की, डॉक्टर लेटनर की किताब का जिक्र करें, तो वो जो किताबें उन्होंने उस दौरान लिखी और जो अपने नजरिए से लिखा, तो और इसी तरह से अफ्रीका के बारे में लिखा, इंडिया के बारे में लिखा, एशिया के बारे में लिखा, साउथ अमेरिका के बारे में। तो खैर अब उस सारे का इसने एक तारीखी तौर पे जाके 17th सेंचुरी और स्पेशली 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में इसने उन तमाम ऑथर्स की राइटिंग्स का जायजा लिया। उस जायजे का जो जिसको हम कहें कि मेन पॉइंट था या फोकस था या मरकजी नुक्ता ये था कि वो लोग जिन्होंने इन इलाकों के बारे में लिखा जो उस वक्त शिकस्त खुर्दा थे या उनके जेर साया थे या उनके कंट्रोल में थे, उसका मेन फोकस ये था कि जी हम लोग सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, हम लोग दिखते भी अच्छे हैं, हम लोग दौलत में भी इनसे अच्छे हैं, हम लोग वो हैं कि जिन्होंने तरक्की जाहिरी, बातिनी, तसव्वुराती, फिक्री या मालियाती तौर पे इनसे बेहतर की। तो अब होना ये चाहिए कि हमारा जो तरक्की का राज है या जो हमारा तरक्की का मॉडल है वो इन पे लगना चाहिए। अब उसके लिए दो चीजें थी कि एक तो उनको इतना नीचा साबित किया जाए कि वो इस काबिल उनको बनाया जाए। अब ये एक और सवाल है कि क्या वो एक्चुअली ऐसे थे या नहीं थे, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। लेकिन एक पूरी थ्योरी खड़ी की गई और इंडिविजुअल की शक्ल में कि जनाब जाए तो उनको कपड़े पहनना नहीं आता, उनके वहां तो गलियां साफ नहीं है, उनके वहां सड़कें नहीं है, तालीम नहीं है, तो क्या किया जाए, उनके ऊपर अपना तस्वुर जिंदगी सियासी, इज्तिमाई, तारीखी या जो है वो सकाफती तौर पे थोपा जाए। तो देखो यानी वही डॉक्ट्राइन जो ग्रीक से चला आया, एरिस्टोटेलियन जो डॉक्ट्राइन था, civilized Greeks versus the barbarian, some sort of। तो अब ये एक और एस्पेक्ट है कि that was backed up by force। yes। कि अगर मैं कहता कि नहीं मैं तो आपका आइडिया नहीं मानता, मेरा तो अपना नेटिव एक इलाका है, मेरी अपनी लैंग्वेज है, मेरा अपना कल्चर है, मेरी अपनी फोकलोर है, मेरी अपनी हिस्ट्री है, मेरी अपनी तारीख है, मेरा अपना तस्वुर है, मेरे अपने वैल्यूज हैं, अक़दार हैं, तो मुझे फिर वो चुप कराते, मुझे इम्प्रिजन कर देते, मुझे मार देते, मुझे कुछ भी कर देते समथिंग। और ये हुआ हमारे बहुत। तो ओरिएंटलिज्म का एक तो ये है। जो दूसरा इसका जो लोकल लुभाव था वो ये था कि एक तहरीक चली जब ये यूरोप जिसको हम कहते थे कि उस वक्त साम्राज्य दौर, तो 1918 में ये लिखते हैं कि 1918 तक तकरीबन 58% जो दुनिया थी वो मगरबी और यूरोपीय मुल्कों के जेर तसल्लुत थी, जिसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं, जिसको हम साम्राज्य कहते हैं, जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो उस कॉलोनियलिज्म की जो ड्राइविंग फोर्सेस थी, यानी एक आदमी नक्शा देख के डिसाइड करता था कि यार ये इलाका खाली है और इसे मुझे जाके कब्जा करना चाहिए। मसलन हमने पिछली अगर जो बुक रिव्यू किया था उसमें हमने द एनेकी, द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हमने रिव्यू की, तो वो मॉडरेटर अभी मुझे नजर आ रहे थे, हाँ वो पीछे बैठ कर, तो उसामा और हमने जो बुक रिव्यू किया था लास्ट टाइम उसमें यही था कि इंडिया क्यों आए। उनको ये लगा कि यार ये गया गुजरा एक इलाका है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ इनको सिविलाइजेशन सिखानी चाहिए, तो हम एक मिशन सिविलाइजेशन, जी वाइट, हम वाइट हैं, हम बेहतर हैं। तो खैर अब उसके साथ साथ एक और तहरीक ये चली कि फलस्तीन के मुतालिक, जो लैंड ऑफ फलस्तीन थी उसके मुतालिक 2-3 चीजें बहुत मशहूर थी। और मशहूरी की वजह ये थी कि जो तौरात थी उसमें उसके बारे में लिखा गया था कि कोई 1000-2000 साल पहले यहाँ पे यहूदियों की हुकूमत थी, जिसको बाद के जो अदवार आए, बाद के हुक्मरान आए, उनमें जो मोस्ट नोटेबल था वो था ये आपका ऑटोमन एम्पायर, जो 1918 तक वहाँ रहा। 1914 में जंग अजीम अव्वल शुरू हुई। तो इस दौरान उनको लगा कि अब चूंकि 1918 के बाद बरतानिया और उसके जो हलीफ थे वो जंग जीत गए थे, तो उनका ख्याल था कि जी अब हमारा वो वक्त आ गया है कि हम दोबारा जाके वो जो पिछले एक हमारी वतन की खबर बिब्लिकल क्लेम्स उनको हम रिवाइव करें।
अब इसके लिए जो इस बुक की सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि जो मेन इसकी मैं इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर डिस्कस नहीं होता, वो ये है कि ये जो सेहूनियत है या ज़ायनिज्म जो है, इसकी तरक्की कैसे हुई, ये कैसे परवान चढ़ी मगरिब में। तो हमें तो ऐसा लगता है ना कि जी 3-4 लोग बैठे, चर्चिल था, उसने कहा कि जी ठीक है यहूदियों के लिए वहां पे एक रियासत होनी चाहिए क्योंकि हिटलर ने इन पे बहुत जुल्म किया है। दूसरा हमें एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है 1917 में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन का कि जी काट के जो मौजूदा इलाका है उसे काट के एक ऐसी रियासत बनाई जाए कि जिसमें यहूदी आके अपने तौर पे रहें, उनके वैल्यूज, उनकी आज़ादी, उनका कल्चर, उनकी ज़बान, उनकी सकाफत के हिसाब से वो रहें। ये हमें मिलता है। लेकिन इसमें एडवर्ड सईद ने कमाल ये किया है कि उस पूरे लिटरेचर को कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट या जो सेहूनी मूवमेंट थी उसको बनने में क्या फैक्टर्स रहे, किन लोगों ने क्या कैसे किरदार अदा किया। मसलन मैं कुछ चीजें यहाँ आपको पढ़ना भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। जी सर, जैसे आपने कहा ज़ायनिज़्म की बात की, तो ज़ायनिज़्म जो ज्यूइश ज़ायनिज़्म है, इसको जो क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म ने सपोर्ट किया, जो उनके प्रधान लीडर्स थे, विल्सन था, उसके बाद ट्रूमैन आए, इन सब। तो सर ये जो है ये कोई कंटिन्यूएशन है, ये जो क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म और ज्यूइश ज़ायनिज़्म में कोई मतलब क्या कहें बॉन्ड है? देखिए अगर को सपोर्ट क्यों कर रहा है? एक इसको हम ऐसे शायद जोड़ सकते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन शायद इसका ये हो कि जो यूरोप था और जो मगरिब था, अमेरिका ने तो इतना वहां नहीं किया किसी का कब्जा, यूरोप से ज्यादा कब्जा हुआ, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से और बेल्जियम वगैरह से। उसके अंदर प्रेडोमिनेटली तो क्रिश्चियन थे। तो एक चीज, दूसरी चीज इसके अंदर ये थी कि जब ये तहरीक कितने मुनज़्ज़म तरीके से चली, जो इस बुक का मैं कहता हूँ कि कमाल का, या एक जिसको कहें कि जो आपको किसी दूसरी चीज में, दूसरी बुक में शायद ये ना मिले, कि उसने वो सारे एडवर्ड सईद ने सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए कि कैसे, मसलन इन्होंने एक बात की है थियोडोर हेर्ज़ल की। ये 1898 में यहाँ ऑस्ट्रिया में एक जर्नलिस्ट था, उसने सबसे पहले इसका आइडिया देना शुरू किया ज्यूइश स्टेट का। और बाद में हम देखेंगे कि Zionism is very different from Semitism. या being anti-Zionist does not mean you are anti-Semitic, अगरचे आजकल ये चल रहा है सिलसिला। तो इसमें इसने कमाल के साथ ये एक काम किया कि लोगों को समझाना शुरू किया कि देखें यहाँ तो आपको, अच्छा फिर जो मेन पॉइंट है जो मेरे जहन से शायद निकल जाए वो मैं बात करना चाह रहा था, वो ये था कि चूंकि यूरोप और जिसको हम इस्तेमाल कहते थे या साम्राज्य कहते थे उस दौर में, उनका नजरिया जो मैंने पहले बताया एक सुप्रीमेसिस्ट नजरिया था कि हम बर्तर हैं इसलिए हम आप पे हुक्मरानी कर सकते हैं, हमारा कल्चर बेहतर है, हाँ हमारा कल्चर बेहतर है, हमारी ज़बान बेहतर है, हमारी तरक्की बेहतर है। अब इन्होंने ज़ायनिज़्म को ये कहा कि जी जो फलस्तीन में हम जाना चाह रहे हैं, क्या आपको पता है कि वहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जो बुद्धू हैं, उनकी कोई ज़बान ही नहीं है, उनको लिबास भी पहनना नहीं आता, उनको हल चलाना भी नहीं आता, इसीलिए तो वो जमीन बंजर पड़ी है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप हमने जिस तरह से आपने जाके अफ्रीका में, एशिया में, बाकी जगहों में जाके जिस तरह आपने एक प्रोजेक्ट चलाया है, मिशन सिविलाइजेशन जिसको सिविलाइज किया है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम तो आइडिया उनको अच्छा लगा। अच्छा फिर इन्होंने खुद को अलाइन किया। अच्छा एक और बात ये देखें कि ये जितने लोग आए ये सारे यूरोपियन ज्यूज थे, तो देयर आइडिया वाज लाइक कि मैं अपने जैसे बंदे से बात कर रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था। ये ऐसा नहीं था कि ये मसलन बहुत सारे इन्होंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है रिव्यू किए हैं, लाइक 1922 का कोई इन्होंने सर्वे किया है, तो वहां सिर्फ जो थे ना, कोई अगर 7 लाख फलस्तीन की आबादी थी तो सिर्फ 60,000 यहूदी थे। That means about 60,000 थे, तो 6% या 10% अराउंड उसका। तो ये सारे लोग वो थे जो यूरोप में रह रहे थे, तो इनको आइडिया अच्छा लगा था। अब इन्होंने क्या किया कि एक तो अपना एक ज्यूइश नेशनल कांग्रेस बनाई, फिर पैलेस्टीनियन लैंड फंड बनाया, इस तरह के बहुत सारे इदारे बनाए, जो ये बहुत आगे जाके एडवर्ड सईद भी वो बात करता है कि कैसे ऐसे हुआ कि एक दूर दराज की आबादी के लोग, यानी ये जो बेलफोर डिक्लेरेशन है इसके बारे में कहते हैं कि एक मुल्क ने एक कौम ने दूसरी कौम को तीसरी कौम में जमीन दे दी जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। यानी बर्तानिया ने
फलस्तीन के बारे में यहूदियों को ये कहा कि जाके आप वहां रहें। अब अच्छा, इस पूरे चक्कर के अंदर या जो प्लानिंग थी या जो मेटिकुलस प्लानिंग थी, इसके अंदर क्या था कि फलस्तीनियों को ऐसे शो किया गया कि जैसे वो नॉन एंटिटी, या ऐसे शो किया कि जैसे उनकी विल मैटर नहीं करती। तो एडवर्ड सईद बहुत कुछ इस बुक के अंदर ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि जो अब तक की डिबेट है इसके अंदर फलस्तीनी क्या सोचता है, फलस्तीनी एक्सपीरियंस रहने का कैसा है, इसके बारे में बात नहीं हुई। तो ही वांट्स टू गेट दैट थिंग आउट एज वेल। Yes. तो इस पे कैन आई कंटिन्यू और अच्छा तो इस पे जो एक चीज थी वो ये इसकी है कि भाई वो ये कोशिश करने की कर रहा है कि अरब एक्सपीरियंस फलस्तीनी एक्सपीरियंस से एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब हुआ ये कि कोशिश जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी जो यूरोप से चली और चलने के बाद उसका पहला नतीजा ये निकला कि उसने जाके 1948 में इस्राएली रियासत कायम, नंबर 1। अब उस रियासत कायम करने के बाद आपके इल्म में होगा कि आज तक इसराइल का कोई आइन नहीं है। इसराइल के अंदर कुछ बेसिक लॉस चलते हैं। अच्छा, एक लॉ ये है वो डिफेंस अगेंस्ट रेगुलेशन, उसका मतलब ये है कि आपने कुछ भी किया तो इस रियासत इसराइल उसको सिक्योरिटी का मसला बना के, अपनी सलामती का बहाना बना के आपके साथ वो कुछ कर सकती है जो आज गाजा में अक्टूबर 7 के बाद हो रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा फिर ये था कि जी फलस्तीनियों को जो कि नॉन एंटिटी करार दिया गया, तो उनका ये था कि जी इनके साथ कुछ भी करें ये मान जाएंगे। मसलन 7,80,000 जो फलस्तीनी थे उन्होंने हिजरत 1948 में अपने इलाके से, मतलब वो उनकी लैंड थी, वो वहां रहते थे, उसको डिस्पर्स किया गया, एग्जाइल में रहे। अच्छा, फिर 48 की जंग हुई, फिर 56 की जंग हुई, फिर 67 की जंग हुई, फिर 73 की जंग हुई, फिर 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। फिर एनीवेज वी वर ऑन द ज़ायनिस्ट आइडिया कि ज़ायनिज्म बड़ा निकला कैसे। तो इसका मेन प्लान ये था, जो यूरोपीय जो ज्यूस थे उन्होंने इस तरह भेजा कि जिस तरह आप मिशन सिविलाइजेशन लेके गए, हम भी इस तरह एक इलाका वहां पे पता करना चाहते हैं। और न सिर्फ हम पता करना चाहते हैं बल्कि वहां हम दिखाएंगे लोगों को जीविश तरीका रहने का क्या है, रीबिल्ड करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीएस्टेब्लिश करेंगे। और उस दौरान क्या होगा कि वो सिर्फ जीविश स्टेट होगा, उसमें जो नॉन जीव जिसका मतलब मुसलमान था उसको इतना डिह्यूमनाइज किया गया, उसको डिसरिप्रेजेंट किया गया जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक ज़ायनिज्म की एक वो थी। भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक और क्वेश्चन मेरे जैसे आपने कहा एडवर्ड सईद के बारे में जबरदस्त डिटेल में बात की, क्योंकि एडवर्ड सईद तो एक फलस्तीनी राइटर या पॉलिटिकल थिंकर थे, एक क्रिश्चियन फलस्तीनी थिंकर थे। तो क्या ये जो बुक है हमारी क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, इसमें कोई बायसनेस ऐसा कुछ तो नहीं है, या दुनिया को ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा? ये आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए फिर पहली बात है बुक पढ़ना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत सारे जो आज के दौर में जो अच्छा लिटरेचर आया है इसराइल के एट्रोसिटीज के बारे में या रिप्रेशन के बारे में या उसके वो इसराइल के अंदर से आया। मसलन आज के दौर में मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो सबसे क्रिटिकल अखबार मेरी नजर में इसराइल की पॉलिसीज का है वो न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, वो वॉशिंगटन पोस्ट नहीं है, या वो जो हिंदू नहीं है, या वो डॉन नहीं है, या वो जंग नहीं है। वो कौन सा अखबार है? वो हरेट्स है, जो इसराइल का अपना अखबार। हरेट्स, इट्स आवर लैंड। उस अखबार में आप देखेंगे कि वो कुछ कहा जाता है कि जो मतलब कोई और अखबार शायद दुनिया में ना कहे। तो एक चीज तो ये है कि आप बायसनेस भी कह सकते हैं अखबार में, लेकिन एडवर्ड सईद का चूंकि कमाल ये था कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ही रोट ओरिएंटलिज्म इन 1979 में ये बुक लिखी है। दिस वाज रिव्यूड इन 1992। फिर ही रोट अनदर बुक कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इन 1993। फिर इस लास्ट बुक वाज की आउट ऑफ प्लेस, जो उसके मेमोइर्स थे बिफोर ही डाइड इन 2003। तो एक कल्चरल क्रिटिक का या जिसको लिटरेरी क्रिटिक का रोल ये होता है कि ही ब्रिंग्स टू बोथ द साइड्स। अब इस बुक के अंदर ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई फलस्तीनियों ने जो है उन पे जुल्म हुआ, बेशक उन पे जुल्म हुआ, बेशक उनके खिलाफ एक सोची समझी ऑर्गेनाइज साजिश हुई जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, जिसके लिए वो प्लान नहीं कर सकते।
जिस अंदाज में, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि अच्छा, इसमें एक अजीब बात उन्होंने लिखी है कि एक आदमी थे जिनका नाम कोई मेरे दिल से निकल गया, वो कोई ज़ायनिस्ट थे। उन्होंने इसका ज़ायनिज्म का आइन लिखा बैक इन 18 समथिंग 1890s में। रुथ चाइल्ड तो वो बैंक वाले थे ना, जिनको ये जाके, वो तो ब्रिटिश थे। So Stewart 1890 समथिंग लाइक दैट, हर्सल, Stewart 1890 थिएटर हर्सल थे। अच्छा, उन्होंने ना प्लान किया कि जी जब हम यहूदी अपने मुल्क में वापस जाएंगे, वहां जाके बैठेंगे, हुक्मरानी करेंगे, अपनी वेलफेयर की बातें करेंगे, तो कैसा होगा, कैसा लगेगा। अच्छा, ये यहाँ पे रख के he brings back to a commissioner in Nablus। एक कमिश्नर है जो 1976 में he writes something, he writes a report जो लीक हो गई, जो कनेसेट को, जो इजरायली पार्लियामेंट है उसको पेश करते हैं। अच्छा, वो एक तरफ उसका तसव्वुर लिखते हैं यानी थ्योरी लिखते हैं, और एक तरफ इसका प्रैक्टिस या प्रैक्टिस लिखते हैं। एंड दैट एग्जैक्टली मैचेस कि जी यहाँ हॉस्पिटल नहीं खोलना, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं खोलनी, यहाँ वेलफेयर का सिस्टम नहीं देना, यहाँ क्यों, ये वो लोग हैं जो ये डिजर्व नहीं, ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। तो वो कहते हैं कि जो तस्वुर एक दिया था ज़ायनिज्म का राइट फ्रॉम 1880s, वो टाइम है कि जब थोड़ा थोड़ा करके यहूदी यहाँ आने लगे। तब तक ये एक ऑटोमन एम्पायर का मुल्क तो नहीं था, प्रोविंस था, और उसमें लोग रह रहे थे। उसके बाद जो तस्वुर आता गया वो एग्जैक्टली वही हुआ जो आज भी, आज अगर मसलन में एक सवाल अपने आप से करता हूँ कि यार इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना अच्छा खासा बंदा जो है, वो कैसे जाके सिविलियंस बच्चों को मार देता है। फिर आपको थोड़ा सा उस नजरिए को, उस हेड को समझना पड़ता है कि जी एक बच्चे को जब ये सिखाया गया हो कि वो शैतान है, तुम जो है फरिश्ते हो। वो जैसे अभी बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत वायरल हो गया क्लिप, वो ये कहते हैं कि वो है डार्क, हम हैं लाइट, वी आर फाइटिंग द ह्यूमन एलिमेंट। हाँ, अब वो जो तस्वुर आपको एक बोगी मैन बना देता है या एक रोबोट की तरह आपको किलिंग पे या ज़ॉम्बी की तरह किलिंग पे कर देता है, वो उस पूरी इस्राएली सोच के अंदर आपको सिमट के सामने आता है। कुछ और चीजें हैं जो मैं बात में अगर आप भाई जो हमारा लास्ट बटना 20 तो आखिरी क्वेश्चन होगा, क्रिएटिकली इसको समराइज करें, क्योंकि उसके बाद हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं और जो ऑडियंस है वो आपसे डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चंस, तो आप इसको क्रिएटिकली समराइज करें चैप्टर वाइज, क्या ओवरऑल इसके जो मेन पॉइंट्स हैं। थैंक यू। मेन थीम्स इसका देखिए, नंबर 1 तो ये है कि फलस्तीनियन एक्सपीरियंस को कि एक ऑक्यूपेशन फोर्स के अंदर खौफ की फजा में रहना कैसा होता है, ये आज तक नहीं बताया। अच्छा, इस नवत शायद किसी ने बताया हो, लेकिन चूंकि मीडिया पे हमेशा वेस्टर्न जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस है उनका कंट्रोल, मसलन आप जितने बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार की हम मिसाल लेते हैं, उसके बारे में ये कहा जाता है कि खबर वो है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे। जो अमेरिकन इंटेलिजेंशिया है वो आज भी उसके कोई 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्रिंट में और ज्यादा उसकी। एंग्लो, आप इसके अलावा आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इकोनॉमिस्ट है, स्पेक्टेटर है, जितने ये फाइनेंशियल टाइम्स है, जितने ये इनमें फलस्तीनी इतना नहीं है। या फॉर दैट मैटर आप मीडिया की बात करें, टीवी की बात करें, आप सोशल मीडिया की बात करें, कि आप लोग डरते हैं फेसबुक पे फलस्तीन लिखने से कि कहीं जो है वो मार्क जो है वो आपको वार्निंग न करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर लिख रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। एक तो अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है, ये कोशिश उसने ये की कि उसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा, दूसरा इसका जो इस बुक का एक तरीके से आप कहें कि जो डिफरेंस है वो ये है कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड ज़ायनिस्ट मूवमेंट, जिस पे मैंने तफसील से बात की, वो तीसरी ये बात है कि इस सारे मिक्स के अंदर कि जब 48 में जंग हुई, फलस्तीन या फॉर दैट मैटर अरब जंग हार गए, 56 में जंग हुई फिर हार गए, अच्छा 67 में हुई फिर हार गए, 73 में हार गए। अब हारने के बाद क्या हुआ कि वो इसराइल जो 1948 में 1% था वो 4% एरिया इंक्रीज हो गया। अब इसके साथ फिर इस तरह की एजेंसीज सारे मुल्कों में बनी। मसलन अगर आपको याद हो या आपने पढ़ी हो तो आजकल भी है, वो वॉशिंगटन में है, शाहीन सेवाई एक जर्नलिस्ट, बैक इन 2000 उन्होंने हेरल्ड में एक रिपोर्ट छापी। उसने रिपोर्ट का जो लग लुबाब था वो ये था, हेरल्ड एक मैगजीन था, अभी बंद हो गया, डाउन ग्रुप निकालता था।
तो उसका लबोलुबाब ये था कि जो एक कमेटी है जिसका नाम है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, इसका क्या काम है अमेरिका में? अच्छा, इसका जो काम यही है जो आजकल आप मीडिया में देखते, ये हर सेनेटर जो उनसे राब्ता करता है, उनको कोशिश करती है कि प्रो इजराइल पॉलिसीज और एंटी पैलेस्टीनियन पॉलिसीज बनवाई जाए। हर मीडिया मैनेजर से राब्ता करता है, जैसे आजकल हम नहीं कहते कि सेट मीडिया, बिकॉज मीडिया का मॉडल वो है कि जो मुझे एडवर्टाइज देगा मैं उसकी खबर हेडलाइन बनाऊं, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन वहां से आ रहा है। अगर आप नेबरिंग इंडिया की बात करें तो वहां आजकल उस मीडिया को कहा जाता है इट्स गोदी मीडिया, बिकॉज ये मोदी की गोद में जाके बैठे एंड एवरीथिंग दे से इज प्रो मोदी। आपको कोई भी काउंटर क्रिटिकल या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपको खत्म हो गई है इंडिया में इस बार। और मजे की बात, इसका जो जस्टिफिकेशन है या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यूं भी है कि प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, यानी प्रेस फ्रीडम इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में ज्यादा है। तो अब दूसरा इसका नुकता ये है। तीसरी जो इसकी बात है जो मुझे इसमें प्रॉब्लमेटिक लगती है वो ये है कि ही इज सेइंग कि जी फलस्तीन को अपना ड्रीम रियलाइज करने के लिए अव्वल क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जो उनके पास नहीं है। बिकॉज एक वक्त में 48 में 7,80,000 लोगों का निकलना आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा एक्सोडस। फिर वो सारे मुल्कों में गए, सऊदी अरब में गए, इजिप्ट में गए, जॉर्डन में गए, लेबनान में गए, अमेरिका में गए, बर्तानिया में गए। अच्छा, अब उनके वहां रह के वो तहरीक उस तरह नहीं चला सके जिस तरह इसराइली यहाँ बैठ के चला सके। फिर उसी तरह से इसराइल को मतलब 1977 में ये कहते हैं कि 70 बिलियन की तादाद, $70 बिलियन दिए यूएस ने। आज आप इमेजिन करें $14 बिलियन अक्टूबर 7 से अब तक। तो और वो इसका मतलब ये भी है कि जो इस्राएली मिलिट्री है वो इतनी ही ताकतवर है जितनी अमेरिकी मिलिट्री है, तो उसके मुकाबले में आप जिस ग्रुप को भी देखें वो जैसे भी मुकाबला करें। तीसरी जो इसकी बात मुझे प्रॉब्लमेटिक ये लगी कि जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी PLO की, ये उसकी बहुत ज्यादा तारीफ है। ये मेंबर भी थे शायद उस वजह से इनका बायस नजर आता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जिस तरह से आए फिर वो अच्छा जैसा जिस अरब मुल्क ने यासिर अराफात को चलाना चाहा वो उसी तरह से। मतलब एक बहुत मशहूर बात है कि 1991 में जब सारे मुल्क जो है वो 21 मुल्कों की सद्दाम हुसैन के खिलाफ वो बन गई, तो कोalition बन गई, तो यासिर अराफात जो थे वो सद्दाम हुसैन साहब के साथ खड़े। अब ये गलत है या सही है ये हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट जज, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने पैलेस्टीनियन काज को एलियनेट कर दिया। फिर आज भी आप देखें कि कोई भी मुल्क जो है किसी भी उसने अरब या किसी और उसने जाके दौरा तो दूर की बात है, कोई ऐसा बयान भी हमें नहीं आता कि बल्कि डेविड मैक्रोन वहां जा रहे हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर वहां जा रही है, जो बाइडेन वहां चले गए, तो एक तरह से आपको इम्बैलेंस नजर आता है। अब इस इम्बैलेंस के पीछे को पड़े तो आपको कहानी समझ आता है कि ये वाकयात क्यों, इनके बैकग्राउंड में काम हुआ, इनके बैकग्राउंड में फिर आपको सोशल मीडिया पे पब्लिक कॉन्शियस में और दीगर जगहों पे आपको ये चीजें नजर होती भी नजर आती है, मेहनत हुई उसके पीछे। तो मेरे हिसाब से ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा, जो इस्राइल अरब देतान है जो आफ्टर कैंप डेविड अब्राहम अकॉर्ड्स के जी, उसके बाद जो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ है, अमेरिका ने फोर्स उसको अनवर सादात को फोर्स किया कि आप इस्राइल के साथ मतलब अकॉर्ड साइन करें, और इसके बाद एक देतान मतलब अनसक्सेसफुल अबॉर्टिव देतान शुरू हुआ, लेकिन वो टूट गया विद इन नो टाइम। तो इवेंचुअली क्योंकि हम ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे, हमें क्रक्स में समराइज करके बता दें कि जो फ्यूचर है फलस्तीनियों का या फलस्तीन का वो क्या है अकॉर्डिंग टू यू एज वेल एज अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद। फ्यूचर ऑफ फलस्तीन मैं टू बी यू नो क्या कहते हैं उसको लॉयल टू हिम, आई वुड ट्राई टू रीड अ फ्यू passages from his fourth, ये लास्ट चैप्टर है इनका, अनसर्टेन फ्यूचर। तो he writes कि two things are certain, the Jews of Israel will remain, the Palestinians also will remain. To say much more than that will with assurance is a foolish risk. तो अब ये कहते हैं कि भाई ये मसला भी यही है, फलस्तीनी भी कहीं नहीं जाना। हाँ, अब रीजनल कंट्रीज क्या करते हैं, a lot of their matters। इजिप्ट क्या करता है,
मसलन एक तरफ इसराइल है, अगर आप गाजा की पट्टी को देखें, दूसरी तरफ रफा क्रॉसिंग है। अब यह फलस्तीनियों को बाहर निकलने का, रफा की जो पट्टी है, बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो वहां वो बंद। अच्छा, इस तरह से जो वेस्ट बैंक है वो तो है ही, वैसे वेस्ट जॉर्डन का जो बैंक है, ईस्ट बैंक जॉर्डन में है और ये इधर वेस्ट बैंक है। अच्छा, जो ये दो इलाके हैं, अब हमारे हिसाब से ये दो फलस्तीन, हालांकि ये दोनों जो थे ये ओरिजिनल फलस्तीन का हिस्सा नहीं थे। ये जो गाजा था ये इजिप्ट का हिस्सा था, वेस्ट बैंक जो था ये जॉर्डन का हिस्सा था। ये दोनों इसराइल ने स्विस कैनाल के साथ गोलान हाइट्स जो सीरियन का। तो अब ये एक तरह से इनमें चीज है कि अब ये फलस्तीनी बन गए। और अगर आप टेक्निकली या प्रोसीजरली देखें तो ये तो इजरायली सिटीजन, यानी ये इजरायली अरब से जिनके साथ इसराइल जो भी कर रहा है वो आज हम सबके सामने उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बुक्स का मकसद ये भी होता है कि थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताया जाए, थोड़ा आपको जो मौजूदा टिकटॉक के जो एक सेकंड्स का वीडियो है उससे पीछे ले जाके या हेडलाइन से पीछे ले जाके बताया जाए कि जनाब ये इशू आया कैसे। और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये तो इट्स जस्ट ए रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1948। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त यूट्यूब नहीं था, उस वक्त टिकटॉक नहीं था, या फॉर दैट मैटर फेसबुक नहीं था। फिर 56 में, 67 में, 73 में मे बी मच मोर देन हैपेंड देयर। और वो उसमें वेल डॉक्यूमेंटेड कि लोग अपने आज मतलब 2 दिन पहले मैं खबरें पढ़ रहा था तो वेस्ट बैंक में अक्टूबर 7 से अब तक, हालांकि वहां मिलिट्री वो कुछ भी नहीं हुआ, 300 के करीब लोग मर गए फलस्तीनी। जो सिर्फ क्या कर रहा है कि जी एक बंदा अपने खेत में जाके काम कर रहा है और उसकी गोली लगी, एक बंदे पे शक हो गया कि जी ये फलस्तीनी जासूस है या हमास के साथ है, उसको गोली मार। तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन। लेकिन ये मुझे इसलिए इंस्टेंटली पता चल रहा है कि कितने बैठ के कि आई एम कनेक्टेड टू इंटरनेट और सोशल मीडिया और कुछ अखबार वगैरह। तो ये मेरे ख्याल में है। और फ्यूचर इज अनसर्टेन, अ लॉट डिपेंड्स कि मतलब आज मैं आपको एक बात बताता हूं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, इन सब के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना कि इजराइल के अलावा हर जगह ये पासपोर्ट वैलिड है। अगर वो ये कहे कि हम ये ताल्लुकात तोड़ देते, मतलब हम एक फ्यूचर सिनेरियो प्रेशर पड़ेगा। अगर वो ये कहे मसलन ओपेक का मेंबर है सऊदी अरेबिया, ये कहे कि हमने प्रोडक्शन बंद कर दी तेल की, बहुत प्रेशर पड़ेगा, तेल की कीमत बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड जैसे। या वो ये कहे कि जी हम अपने बॉर्डर के करीब ला रहे हैं फोर्सेस को, ठीक है। तो देयर आर ऑप्शंस। सर ये क्यों नहीं कर रहे? लाइक जो OIC countries including us, मतलब just condemn कर रहे हैं and we are appealing to the higher authorities or the Shura institution की जंगबंदी होने से। As we know जो Shura institution है, according to me the Shura institution is nothing just a toothless line, it is a core temple with old warriors। ये तो कुछ नहीं कर रहा, तो ये कुछ खुद प्रैक्टिकली कुछ क्यों नहीं कर रहा? वो जिस मुनज़्ज़म तरीके से आपका दुश्मन आप पे अटैक करे, उस मुनज़्ज़म तरीके से आप नहीं करें तो आपकी हाथ जिस तरह से आज की सूरत हाल है वो है। दूसरा, फिर अरब कंट्रीज को यू कैन नॉट क्लब देम एंड कॉल देम दे आर ऑल थिंकिंग अलाइक, ऐसा नहीं। अब सऊदी अरेबिया के कतर के साथ इश्यूज है, कतर के सऊदी अरब के साथ इश्यूज है, फिर उन सब का मिलकर लेबनान के साथ इशू है, लेबनान का ईरान के साथ इशू है, ईरान का सऊदी अरब के साथ इशू है, फिर इजिप्ट का टर्की के साथ इशू है, फिर वो रीजनल ब्लॉक्स हैं। फिर दूसरा, इसके अंदर जो अमेरिकी एड है वो अलॉट ऑफ इट मैटर्स, जो आपने पहले कैम्प डेविड अकॉर्ड्स की बात की ना 1979 में, अब ये बात क्लियरली साबित हो गई कि अनवर सादात ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ इसलिए साइन किया कि अमेरिका ने पीछे से उसको कहा कि हम आपको इमदाद तक रोक दे तो कैसा लगेगा। मसलन आज हम अपनी बात करें, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम IMF की बात करें कि IMF हमें इमदाद नहीं देता तो वी विल हैव डिफॉल्टेड। अब डिफॉल्ट का जो भी मतलब होता है, मतलब ये तय है कि एक बुरी चीज, किसी का कर्जा लेके ना देना या नादहिंदा हो जाना या डिक्लेयर हो जाना कि ये कर्जा नहीं दे सके तो बुरी बात। जुजियात में हम नहीं जाते कि इसका क्या मतलब कंट्री वाइड होगा। आप कंट्री से ऑयल नहीं सकते, आप बाहर से मुल्क से कुछ चीजें खरीद नहीं सकते, जो आज की एक डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। तो सॉर्ट ऑफ वो पूरा है कि अब ये जो हमास की जो कार्रवाई है ये भी इसीलिए होती है कि आप देखें कि जैसे 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 आगे बढ़ रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड शुरू हो गए 2020 में, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी वो यूएई ने कहा कि जी हमने अपने तो डिप्लोमेटिक ताल्लुक बना लिया, बल्कि उनका जो डायरेक्ट और अब वो ये था कि जी फलस्तीनियों का क्या होगा, क्विड प्रो क्वो जिसको कहते हैं नेगोशिएशन में कि जी आप कुछ लेने के बदले कुछ दे भी दो।
तो अब फलस्तीनियों ने मे बी आई एम रॉन्ग एक तरह से अपने इशू को दोबारा सेंटर फोकस में लाया कि हम भी इस पूरे जो जिक्सा है या प्रयास है इसके अंदर हम भी। तो ये अक्सर ये बात होती है कि आफ्टर द अक्टूबर 7 अटैक्स जो ये इब्राहिम अकॉर्ड्स जिसका आखिरी प्लान ये होना था कि सऊदी अरब और इसराइल ने अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बनाने थे, दे आर पुट टू रेस्ट एटलीस्ट फॉर नाउ। ये बिल्कुल आपने सही बात की। ऐसा ही मेरा व्यू भी थोड़ा रिलेट करता है, पेसिमिस्ट हूँ मैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन, क्योंकि फिर उसके ऊपर इवन जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, जीविश, क्रिश्चियन, इस्लामिक, सारा वही है। ऐसे इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इब्राहिमियत प्लान्स। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन फ्यूचर में भी हो सकता है। तो बड़ी मेहरबानी जमील भाई, आपका शुक्रिया। आप हमें दर्ज करते हैं, टाइम देते हैं, इतने ज़्यादा आप नॉलेज शेयरिंग करते हैं, आपके बड़े मुश्किल आजकल के दौर में, इसके लिए दौर में कोई इतना टाइम नहीं देता। तो बस इस बहाने हमें भी किताब पढ़ने सर ने हम आप लोग आते हैं, आपका शुक्रिया, बल्कि सब थोड़े इसका शुक्रिया आप और इन तमाम स्टूडेंट्स का, प्लस पार्टिसिपेंट्स का मशहूर है, उनके लिए साथी होते हैं। अभी हम फोरम को ओपन करते हैं। ब्रीफ और कंसाइज क्वेश्चन हो, ठीक है, रेलेवेंट टू द बुक एंड टू द ऑथर। तो फोरम ओपन है, जो क्वेश्चन अच्छा होगा उसके लिए हमने ये बुक तोहफे के तौर पे रखी है। जी जमीन साहब, मेरा क्वेश्चन बुक या ऑथर की न्यूट्रलिटी पे होगा, क्योंकि जो भी बुक अगर बेस्ट सेलिंग या उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है तो उस पे उसकी क्वालिटी पे या उसकी न्यूट्रलिटी पे बात की जाती है। उसमें उसका सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आपने उसके रेफरेंसेस का भी वो थ्रू किया होगा, तो आप इसकी बुक की या ऑथर की न्यूट्रलिटी किस नज़र से आपको? सर, इसका जो एक मैंने अर्ज किया कि जो इनकी एंथोलॉजी है या दूसरी जो बुक है, जैसे इनकी बुक है ओरिएंटलिज्म, या इसका अपना जो स्टेचर है एज अ कल्चरल लिटरेरी क्रिटिक, वो एस्टैब्लिश्ड है। मतलब ओरिएंटलिज्म आज तक एक ऐसा टेक्स्ट माना जाता है कि जिसने वो व्यू सामने लाया जो नॉर्मली सामने नहीं आया। हमें जो ऑप्रेस्ड है, मतलब इन्होंने एक बात की है एंटोनियो ग्राम्सी को सोशल एक्टिविस्ट भी थे, क्रिटिक्स है, उनका ये कहना था कि जी आपके जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपका ऐसा नहीं होता कि एक एक्सपीरियंस आपका माइंडसेट बना, आपके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस आपका माइंडसेट बना। तो लोग ये कोशिश करते हैं, स्कॉलर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो लेजिटिमेशन क्रिएट करते हैं आपकी मीडिया में, आपके अखबारात में, आपके जराइद में, आपकी किताबों में, ऐसा कुछ शो करते हैं कि जिस एक्सपीरियंस है आप कुछ, मसलन ये भी होता है कि फलस्तीनियों की सेल्फ रूल की बात हो, अच्छा ऑटोनॉमी की बात होती, कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं करते। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें तो ये है कि भाई ये आदमी क्या चाहता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मैं क्या चाहता हूँ। उसकी वजह से हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ फलस्तीनियों के ये हमेशा इसराइल की कोशिश ये रही है कि उन लीडर्स को मारा जाए तो जो आगे आए, असैसिनेट किया जाए, इंटेलेक्चुअल्स को मारा जाए जो थोड़ी इनके बारे में बात करें। तो मेरे ख्याल में जो रेफरेंसेस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इनका अपना स्ट्रेचर भी है। सही अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिक भी थे अरब मुल्कों के, ये कहते थे कि भाई हम तो प्रिविलेज्ड हैं, ये खुद प्रिविलेज्ड कहता था। उनको ही वो लिव्ड इन न्यूयॉर्क, वहाँ ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लिटरेचर के, और ये वहाँ बैठ के बात भी कर सकते थे, अच्छा लिख भी सकते थे। तो ये बहुत सारे जो लोग इजिप्ट में थे, जो लोग यहाँ शाम में थे, सऊदी अरेबिया में थे, इराक में थे, कुवैत में थे, जॉर्डन में थे, लेबनान में थे, उनके बारे में वो कहते हैं ये तो वहाँ के लॉस की वजह से उनकी बात नहीं करते। और भाई आपकी बात के साथ इसी बुक के चैप्टर 3 के अंदर वो जो अरब मोनार्की से या एलियट्स पे वो मतलब बहुत ज्यादा बहुत सख्त क्रिटिक देता है अपने चैप्टर। यस, एनीवन एल्स? अच्छा सर, मतलब हम अभी क्योंकि हमारी जितने भी क्या कहते हैं सपोर्ट
फ़लस्तीन की तरफ जा रही है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए सर, तो यहूदी साजिश या जिसको हम प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायोन्स कहते हैं बेसिकली, जिसके ज़रिए से स्टालिन ने जापान से हारने के बाद मस्कार कर दिया क्या कहते हैं फ्रांस, जो एनलाइटनमेंट रेनेसांस का हब माना जाता था, वहाँ पे यहूदियों को मारा गया, होलोकास्ट जैसे वाक़यात हो गए। इन सब के बावजूद क्या था, जो ज़ायोनिज्म थी जो भी थी, इवन वहाँ के लोग जो मतलब एंटी ज़ायोनिस्ट थे, जो ज्यूज एंटी ज़ायोनिस्ट थे, वो भी आखिर में कहने लगे कि नहीं, हमने मतलब वी हैव टू फाइंड अ लैंड, जो उनके फिर बाद में फ्रेजेस बने, स्लैंग्स बने इजराइल। तो उनके लिए क्या था सर कि मतलब वो उस जगह में नहीं जाते, क्या उनका हक नहीं था? वो जो बिब्लियल टाइम से वो अपने क्या कहते हैं कि मतलब ये हमारा इलाका था, जब उनको ले गए थे तो कहते थे वी विल बैक टू ज़ायोन, फिर वो ज़ायोनिज्म गई। तो क्या हो सकता था उसके अलावा? होलोकास्ट और इन सब के बाद जब क्या यहूदी, क्योंकि हमारा तो खैर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब ठीक है यहूदी और नसारा के साथ, तो इसके अलावा एक लिबरल या कहते हैं एक रैशनल क्रिटिकल आंसर क्या हो सकता है कि व्हाट वाज द पॉसिबल वेज या जगह जो थे उनके लिए कि जिनमें अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके लिए होलोकास्ट के बाद? थैंक यू। जो परसिक्यूशन हुई ज्यूस की हिटलर के हाथों, उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री थी कि एक एंटी सेमिटिक या जो यहूदियों के खिलाफ जो एक सोच थी, उसकी कल्मिनेशन थी जो कुछ हुआ, इसमें लाखों लोग मारे गए, गैस चैम्बर्स में हुआ, इसमें कोई नथिंग डिनाइंग द फैक्ट। इस पे अगर हम डिनाई करें कि नहीं हुआ था तो ये भी गलत होगा। हैविंग सेड दैट, जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी उसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज यही है कि ये विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स है। फलस्तीनी जो है ये विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग कि जी इनके साथ गलती नहीं हुई या इनको मार के या इनको, बट ये तो नहीं है कि आपने फिर जो ज़ायनिस्ट जो एक उसकी बुनियाद रखी, उसकी बुनियाद भी इस बात पे रखी गई कि भी हम उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें करेंगे जो हमारे साथ। मतलब मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट के मेन पॉइंट्स के अंदर मेन पॉइंट नंबर 1 तो यही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल हो जाए, यानी लैंड फॉर ज्यूज हो जाए, ज्यूइश कंट्री हो जाए। सेकंड पॉइंट उसका ये होगा कि हाउ टू रन दैट कंट्री, उसका स्टेट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका मदर लॉ क्या होगा, उसका जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो क्या होगा। तो यहाँ मसला है, इस पे बात हो सकती, डिबेटेबल है, लेकिन जो इन्होंने किया वो ये था कि भाई एनीवन हु इज अ नॉन ज्यू, मीनिंग देयर बाय अरब्स, क्योंकि फलस्तीन में कोई यूरोपी तो नहीं रह रहा, जो इन्होंने डिह्यूमनाइजेशन की कि जनाब ये फलस्तीनी, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो इम्पीरियलिस्ट व्यू था कि जी हुक्मरान वहाँ अफ्रीका में दूसरा क्यों है, या अफ्रीका को गुलामों की सूरत में क्यों भेजा जाए, इसलिए भेजा जाए कि ये भाई ये तो फारिग लोग, इनसे तो कुछ नहीं होता, नाकारा है, बेसूद है, इनका वजूद ही बेसूद है, तो इसलिए इनको जाके कश्मीर में भर के इनसे काम लिया जाए। जो एक रैशनल था स्लेवरी का और इंपीरियलिस्ट आर्गुमेंट था वो यहाँ इस्तेमाल किया। दैट इज प्रॉब्लमेटिक, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। और इसमें अभी यहाँ आप देखें कि ये अभी की बात उस वक्त से अब तक की कंटिन्यूएशन, और इनको हर एक को इसमें बहुत सारी टेस्टिमनी सुनी दी गई कि किसी ने उनको कत्ल किया। मतलब इसमें यह है कि एक 1973 की वॉर में जब ये इजिप्ट से जब जीत गए तो इजिप्शियन कुछ प्रिजनर्स आए, तो इजरायली कोई फौजी थे, उनको एक को कहा कि गोली मारे इन प्रिजनर्स, तो एक रुक गया, एक को थोड़ा आया कि यार गलत कर रहे हैं, उसको कहा देखो यहाँ यहीं पे इसकी तरबियत की जरूरत है कि आप इसे सोचना नहीं चाहिए मारते वक्त। तो वो जो एक है ना वो प्रॉब्लमेटिक। बाकी जब 1948 में इसराइल बना तो साथ ही साथ फलस्तीनियों के हुकूक में कोई बात नहीं कि वो जो इनहेरिटर्स थे सदियों से लोग वहां रहे थे उनका क्या होगा। आज तक हम आप देखें 2 स्टेट सोल्यूशन किसी जमाने में बड़ा इन था, जब पीस प्रोसेस की बात होती थी या कैंप डेविड होता था तो कहते थे कि जिस तरह से इनको रियासत देके उस रियासत के अंदर सिर्फ वो 60% थे, 80% लोग यूरोप से आए। मसलन बहुत सारे नाम आते हैं, शेमन पेरेस एक थे अगर आपको याद, ही वाज फ्रॉम पोलैंड, ये नेतन्याहू की एंसेस्ट्री भी आपको यहाँ आइलैंड से नजर आ जाएगी। इसी तरह एरियल शेरोन थे,
जिन्होंने 1982 में अटैक किया लेबनान में, वो यहाँ थे, ऑस्ट्रिया के। अब ये जितना कंसेप्ट था ज़ायनिस्ट का, जो कंसेप्ट था वो यूरोपियंस का। मजे की बात ये है, तो मैं आपको पहले नहीं कह रहा था कि एक कौम ने दूसरी कौम को तीसरी कौम की जमीन दे दी, जबकि ये जमीन उसकी थी नहीं, जो बैकवर्ड डेक्लेरेशन का है। तो प्रॉब्लम जो है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप ज़ायनिस्ट होना जो है वो एंटी ज़ायनिस्ट होने का मतलब एंटी सेमिटिक होना नहीं है। एंटी सेमिटिक होने का मतलब ये है ना कि आप यहूदियों से नफरत करें। उस तहरीक से नफरत हो सकती है, मतलब एक खास पर्टिकुलर ब्रांड की अभी अगर आप श्रीलंका को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, बुद्धिस्ट, या हमारे मुसलमान किसी मुल्क में कत्ल कर रहे होंगे किसी को माइनॉरिटी से। तो अब जो वो एलिमेंट है वो, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उन पे बुद्धिस्ट पे तनकीद करने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप बुद्धिज्म के खिलाफ। लेकिन अब ये इस तहरीक का कमाल है कि जो भी एंटी ज़ायनिस्ट कोई बात करता है वो उसको इक्वेट करते हैं एंटी सेमिटिक के साथ। आप मीडिया डिबेट्स में देखें, जितने भी स्पेशली जो लोग हैं उनसे बात करते हैं मीडिया पे, तो फौरन से ये आ जाते हैं कि नहीं, अगर इसने ये कहा कि इसराइल ने जुल्म किया, तो आगे से वो कहते हैं कि नहीं, इसने तो यहूदियों के इस्लाम के खिलाफ साजिश हो गई। हालांकि जो सेमाइट्स हैं ना, just Jews are not the only Semites, even Arabs, the Muslims, majority Muslims, Semite land में ही fall सकते हैं, Ibrahimic land। तो ये yes, माधुर। मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली इसके ऊपर जो आर्गुमेंट्स यहाँ पे आपने राइट्स किए हैं, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो जिस तरीके से मुसलमान क्लेम करते हैं उस स्टेट के ऊपर, तो सेम राइट अगर हम केवल कुरान की तरफ भी देखें तो बिकॉज ऑन प्रॉफिट की जो ये चली वो उससे पहले की, मतलब वो सारे सामिया इस तरीके से जिनकी पैरवी वो करते हैं और सेम उनको हम भी एडमिट करते हैं। तो मतलब एक क्लेम ये कि जनाब हिस्टोरिकली हम देखें तो मतलब जिस तरीके से मुसलमान क्लेम कर रहा है उस जमीन के ऊपर, सेम वही क्लेम्स उनके भी हैं, तो दोनों मतलब सेम कर रहे हैं। और दूसरी चीज सर, क्योंकि मतलब एक नॉर्मल फैक्ट है कि ये जो माइग्रेशन है जस्ट लाइक एजाइलम की शक्ल में या इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है, जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान से लोग यूरोप की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान के जो थे वो यूरोप की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और इवन 712 के अंदर पाकिस्तान के ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर अरब्स आए, और यहाँ पे मतलब ये एक नॉर्मल फैक्ट है। तो ये इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बताएं सर कि इन दोनों चीजों के बावजूद व्हाट इज फॉल्ट लाइन इन दिस इशू, पहली चीज। और दूसरी चीज सर, सुनने में यह आई है कि ये जो हॉलोकास्ट है इसके ऊपर रिसर्च मतलब नहीं किया जा सकता है, तो क्या इज इट पॉसिबल कि ये जो हॉलोकास्ट है इसके पीछे यही पावर्स हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मतलब ये जो हॉलोकास्ट है इसके ऊपर इसके पीछे भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं? सही, आपकी बात यहाँ तक तो दुरुस्त है ना कि इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट होना इज नो बिग डील। अभी जो ये इंडिया में एक तहरीक चल रही है घर वापसी की, अगर आपने वो फॉलो की हो तो वो यही कहते हैं कि ये जितने भी मुसलमान आए हैं बाहर से, इन्होंने हमारी जो नस्ल थी उसको चेंज करने की कोशिश की। हम लोग आर्यन, तो अब क्या किया जाए कि अब हम दोबारा आर्यन बनाएं ताकि हम प्योर इंडियंस बन जाए, प्योरिटन्स बन जाए। और वो जो आपने 712 की मिसाल दी, या फिर इन्वेजन हुआ यहाँ पे मुगल्स का, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सारे हमारे पास फैक्ट्स हैं। जो इसके अंदर ये है कि प्रॉब्लम ये है कि वो तो आगे चले गए। आर देयर एनी अरब्स टुडे? सिंधी उन जो सिंध में आए मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने रिप्लेस तो नहीं किया। उनके बारे में जो हिस्ट्री है एटलीस्ट जो मुझे पता है वो ये है कि उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। जजनामा है उनके मोहम्मद बिन कासिम, उसके जो राजा दाहिर था उसके बेटे की बुक है, उसके हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा जरूर किया। ये अलग बात है कि वो उनके वापस जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ और वो फिर आए क्यों थे, बिग डिबेट। जो फुल लाइन यहाँ पे है वो ये है कि एक आउटसाइडर्स ने आके जो वहाँ के इंटरेस्ट थे उन्होंने न सिर्फ उनको डिस्पोजेस किया, उनके जमीन से उनको निकाला, बल्कि इंश्योर किया कि वो वापस भी ना आ सके। अभी किसी जमाने में इसराइल की पॉलिसी ये थी कि आप इसराइल से, गजा से, वेस्ट बैंक से, हेब्रोन से, ईस्ट जेरूसलम से आप बहुत जल्दी निकल सकते थे, वापस आना मुश्किल था। बिकॉज वहां पे अभी इस वक्त जो है वो जो 1967 के इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, उसके बाद इसराइल ने कोई मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा किबुट्स जिनको कहते हैं ना, वो कॉलोनी कहें या हाउसिंग स्कीम कहें आज के पाकिस्तानी टर्म्स में, वो बनाए, वो इलीगल है।
अब वो सारे किस पे हैं? वो सारे इस पे हैं कि एक रात एक घर किसी बुलडोजर ने आके बर्बाद कर दिया। वो घर वाले बेचारे कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो फोर्स थी उसके आगे, वो खड़े नहीं होके। यहाँ कल उसने जाके दीवार खड़ी की और अपना जो था वो उसपे वो किया, घर बना दिया। तो यहाँ पे ये है कि एक एलिमेंट है कि वो लोग आए, एस्टेब्लिश हुआ, वो दौर ऐसा था। दूसरा एलिमेंट जो इस बुक का जस्ट है, यार जो अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ क्या हुआ, उनकी कहानी क्या है, उनके बारे में आवाज क्यों नहीं मीडिया उठाती, उनकी कहानी को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो होलोकॉस्ट का है, ये तो मेरे ख्याल में एक सलसी जुड़ी ही हम इसको कह सकते हैं कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ था, होलोकॉस्ट बिल्कुल हुआ था। यहूदियों के साथ वहाँ पे आप हिटलर की जो म्यूजियम जो सोच थी, या जिसको हम थर्ड रेट कहते थे, या यूरोप की जो लार्जेस्ट सोच थी, ये बिल्कुल वही थी कि उनके साथ नफरत थी। उनको उनके ख्याल में समझा जाता था कि ये लोग मीडिया उसमें पॉलिसी और बाकी चीजें बहुत सारे। मेरे ख्याल में आप खुद भी रिसर्च करें, आप देखें सोर्सेस निकालें। जी क्या हम इस बुक को पढ़ने के बाद कोई कंपैरिजन हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान सिमिलर है जैनिस्ट, क्योंकि ये भी इस्लाम के नाम पे और इनका भी एक जो था वो मजहब के नाम पे एक मुल्क बना है। दोनों कंट्रीज के दरमियान या जो दोनों तहरीकें हैं, जैनिज्म और तहरीक पाकिस्तान, इन दोनों में कोई कंपैरिजन है? और है तो कोई 3-4 मोटी मोटी चीजें इनके अंदर? मेरे ख्याल में ये से नो में आंसर होगा। अगर आप लार्जली मजहब की बुनियाद पे बात करें तो वो तो पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम है तो मुस्लिम है, और पाकिस्तान का मतलब क्या वाली चीजें इधर भी थी। लेकिन जो जहां आके वो कंपैरिजन टूट जाता है, शायद वो डिटेल है, शायद वो सोच है, शायद वो गहरी सोच है कि भाई शायद वो इदारे हैं कि जो सोचे गए एट द बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल ज़ायनिज़्म की शक्ल में, वो इतने डिटेल में वो सोच थी कि जिसको अगर सही बातें कहता है कि वही चीज है जो अरबों में नहीं थी। अरबों को ऐसा लगता था कि ये हमारी जमीन है, हम इसमें रहेंगे, हमें इधर से कोई नहीं निकाल सकता, अगर निकालेगा तो हमें गुस्सा आएगा, हम थोड़ी रेजिस्टेंस करेंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन जो वो फेस कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइज किस्म की वो चीज थी, सिस्टमेटिक थी। और दूसरा फिर ये था कि मेरे ख्याल, मुझे इतना नहीं पता रीजन का, यहाँ फिर हम तो अभी तक डिसाइड नहीं कर सके कि हमारा विजन क्या है। मसलन आप जिना साहब को पढ़ें, वहाँ सेकुलर है कि हिंदू सीज टू बी हिंदू, तो ये तो वो ठीक है, फिर दूसरा कहीं और चीजें हैं। तो हमारी जो कंफ्यूजन का है या जो चीजें का है वो हिसाब से, मेरे हिसाब से वहाँ उस कंपेरिजन को तोड़ देते हैं। फिर हम एक आइन के तहत हैं जिसमें हमने माइनॉरिटीज को राइट्स दी है। वहाँ आप मुझे एक चीज ऐसी बताएं कि जिसमें अरब को या फॉर दैट मैटर नॉन जू को कोई राइट दिया गया हो, उसमें फिर हम डिफरेंट हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ जी जी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है इसके पीछे, उनका मकसद क्या है? कुछ देखिए ना, इस पे हमने डिटेल में बात की कि बेसिकली जो इस वक्त इसराइल में जो आपको आज की जनरेशन कोच की शक्ल में, पॉलिटिशियंस की शक्ल में, इंटेलेक्चुअल्स की शक्ल में, साइंसदानों की शक्ल में, टेक्नोलॉजी गुरुज की शक्ल में नजर आती है या दवाइयों की शक्ल में नजर आती है, ये सारे वहाँ के लोग नहीं थे, ये तो यूरोपियन यूज थे, एक्सेप्ट फॉर दैट 6% 6 to 10% जो वहाँ पहले से रहे। दूसरी बात ये थी कि एक तो इन्होंने अपनी तहरीक इस तरह से शुरू की थी कि हर इस्टेब्लिशमेंट, हर बड़ा फोरम, हर बड़ा प्राइम मिनिस्टर, हर बड़ा सदर, जो भी जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, बर्तानिया का हो, अब आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकली ये देखना है कि जब हम 1917 की बात करते हैं तो आज 2023 से वो सूरत डिफरेंट थी। 2017 वो टाइम था जब पहली जंग अजीम खात्मे की तरफ आ रही थी और बर्तानिया विक्टर हुआ था फ्रांस के साथ मिलकर। तो ये जो यहूदी हजरात थे ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े इन थे, तो ये हर उस जगह पहुंचे हुए थे जहां डिसीजन मेकिंग होती थी। और डिसीजन मेकिंग क्या करानी है, मसलन आपको मैं बात बताऊं कि विंस्टन चर्चिल हुए थे, आपने सुना होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के 1940s में, जब ये जंग अजीम अख्ताम को पहुंच रही थी। वो बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे इसराइल के। अच्छा, बेल्फोर जो थे वो हिमसेल्फ जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया
किसके कहने पे? रुथशाइल्ड के कहने पे। रुथशाइल्ड एक बड़ी नामी ग्रामी डेवलपमेंट बनी इंडस्ट्रियलिस्ट आज के दौर में फैमिली थी। तो जूस का जो कंसेप्शन थी वो दो तरीके से थी। एक तो उन्होंने थ्योरी अपनी बड़ी तगड़ी और सोची समझी और डिटेल में अपनी थ्योरी गढ़ी थी, ब्लूप्रिंट जिसको हम कह सकते हैं या डिटेल डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, वो थी। दूसरी, इसके बाद उनको पता था कि ये मूविंग एंड शेकिंग कहां से होनी, ये फैसले कहां से होंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये थी कि उन्होंने जो वाकयात हो गए होलोकॉस्ट के, इसके बाद एक गिल्ट था कि जी आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ हमने ठीक नहीं किया, तो उसको उसका भी उस गिल्ट कॉम्प्लेक्स का भी फायदा उठाना चाहते थे कि ये अभी आपने जुल्म किया हमारे साथ, तो अभी हमें हेल्प करनी है। फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर ये था कि जब ये सारा ऑन स्लॉट थ्योरी की सूरत में, प्रैक्टिस की सूरत में, पॉलिसी की सूरत में, डिक्लेरेशन की सूरत में जब ये शुरू हुआ, तो ऑन स्लॉट को रोकने के लिए कोई नहीं था। आप उस वक्त का अरबी की सूरत हाल देखें, वो तो मतलब बहुत सारे टाइम पे वो जमीन बेच रहे थे, खरीदी भी गई जमीन, ये भी फैक्ट है। लेकिन जमीन खरीदने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि उन्होंने मसलन ये भी इस बुक में है फिगर्स मिली हुई है कि कोई 6% में उन्होंने खरीद ली, बाकी जो आपकी 94% है वो काबिज है। तो ये थोड़ा सा वो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया किन हालात से उस वक्त गुजर रही थी। जब हाइंड साइड में हम एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम प्रेजेंट को रख के हिस्ट्री समझना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसा होगा। अच्छा, जैसे आइडिया है उसी पर हमारे 80% ठीक है। लेकिन फिर ये हमारे गलत में होता है, जरूरत नहीं है जब आगे बढ़ना चाहती है, जैसे एक सिविलाइजेशन क्लैश की है, वो डेमोक्रेसी, वो फ्रीडम, अपने लोगों के हद तक वो सारी शेयर करते हैं। हम अपने लोगों के बारे में ये राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जैसे मोनार्की हमारे ही सब गए होंगी, तो लेकिन की कुछ हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, गलत है। लेकिन एक रिवर्स हम एक बेसिक प्रमोशन करते तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन वो यही होती है पावर कंसोलिडेट करनी है या हमारे पास जो लेवरेज है उसको एक्सर्ट करना है। तो इस सब सोल्यूशन मतलब मैं ये कहने गया तो सिंगल स्टेट की प्रेस करें और डेमोक्रेसी के लिए मतलब पूरी दुनिया में एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है, वहां पे तो उससे एक सोल्यूशन आ सकता है। टू स्टेट में ग्यारह स्टेट में, और दूसरी बात ये कि एंटी सेमेटिज्म, एंटी रैसिज्म के हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एंटी डिफरेंसेस हैं, और हमसे बहुत लोग हम एंटी सेमेटिक हैं, हम से बहुत लोग एंटी रोमिस्ट, और हम से बहुत सारे हैं कि वो इजरायली कॉज को मतलब जिसको गिल्ट पता नहीं किस तरह हमारे पे जाएगा, और स्टीम की आइडेंटिटी इसमें भी मेरा ख्याल उतना डिफरेंशियल नहीं एक्सप्लेन किया गया है। वो क्या था उसके अंदर क्या है? बिल्कुल है। देखिए ये आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया, और इसमें वो इसको एक प्रॉब्लम जो वो क्वेश्चन कहता है ना, he has a lot of to say about why he is calling it a question, the question of Palestine. He said when you say anything about the question, you mean a lot of things. So the question itself means कि भाई अभी तक कुछ आंसर्स नहीं है, अभी तक किसी चीज में एक एक्स फैक्टर या कोई वाई फैक्टर या कोई जेड फैक्टर इज मिसिंग। अब जब हम फलस्तीनी कहते हैं तो उसके दो तीन मतलब है। नंबर एक, वो फलस्तीनी है जो उधर रह नहीं रहा, जो 1948 में 8 लाख मरने की सूरत में वहां से निकल गया। अब उसके तस्वुर में एक फलस्तीन छुपा हुआ है कि जी मेरा एक लैंड था, मेरे बाबा अजदाद इधर से, रह वो रहा है इजिप्ट में, रह वो रहा है म्यूनिख में, रह वो रहा है न्यूयॉर्क में, रह वो रहा है कराची में शायद। एक तो ये फैक्टर है व्हेन यू से पैलेस्टाइन। दूसरा वो एलिमेंट है जो जिसने वहां से वो गया रिफ्यूजी हुआ, जिसने अपनी लैंड छोड़ी नहीं, जो इसराइली अरब कहलाया। मसलन ऐसा तो नहीं था ना कि वहां कोई हार्ड एंड फास्ट या ब्लैक एंड व्हाइट इलाके थे कि जी यहाँ पे रूस होंगे, यहाँ पे अरब होंगे, यहाँ पे ईसाई होंगे। जब वो बने थे किबुट्स के अलावा, किबुट्स में किसी फलस्तीनी की किसी अरबी की कोई एंट्री नहीं, इट्स जस्ट लाइक ए गेटेड कम्युनिटी। अभी जिन पे अटैक हुआ वो किबुट्स हैं, जो गाजा की पट्टी के साथ लगे हैं वो किबुट्स हैं, यानी वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिसमें आपको गेट पे कार्ड वगैरह देख के आपकी एंट्री होती है।
दूसरी कम्युनिटी होगी अरब इसराइल, पहली हो गई एग्जाइल्स की फलस्तीनी, दूसरी हो गई वो जो अरब इसराइलियन, तीसरी कम्युनिटी वो जो 1967 के बाद इसराइली अरब बन गए, जो मैंने पहले अर्ज किया गोलान हाइट्स, सुइस के नाम अरब, ये जो गजब की स्ट्रिप है वेस्ट बैंक इसका जॉर्डन का, गजब की पट्टी इनकी इजिप्ट की, इसके नाम थी इनकी इजिप्ट की। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये लोग जंग हो गई, अब जैसे जंग में हो सकता है ना, कोई भी किसी इलाके में भी काबिज हो सकता है, ये काबिज हो गए। ये पहले 67 तक इजिप्ट थे, इजिप्शियंस थे, जंग में इसराइल ने कहा जी अब तो आप हमने इलाके पे आपका कब्जा किया है, नाउ दे आर आवर सिटीजन्स। तो अब आप देखें कि अब जो हम जब बात करते हैं फलस्तीनियों की, तो हम उनकी बात नहीं करते जो सऊदी अरब में बैठ के नौकरी कर रहे हैं या इंग्लैंड में बैठ के नौकरी कर रहे हैं या अमेरिका में या फर्दर मिडल ईस्ट की बात तो नहीं कर रहे। हम तो उस फलस्तीनी के ऊपर फोकस है कि जो गाजा की पट्टी में, वेस्ट बैंक में, हेब्रोन में, ईस्ट यरूशलेम में बैठा हुआ है। तो इस डाइवर्सिटी को वो फिर वो जोड़ता इस तरह से है कि भाई सबके दिल में ये है कि भाई हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन हो और वो उनका राइट हो। फिर इन्हें कुछ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी रेफरेंस दिया है, कुछ राइट टू रिटर्न का भी रेफरेंस दिया है कि अगर एक जगह जंग हो गई, कुछ वहां रिफ्यूजी बन गए, तो आफ्टर द ट्रूस, आफ्टर द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, वहां से लोग जाके अपने घर में जाके बैठ सकते हैं। ये सब डिटर्मिनेशन की बात है। फिर जो इस तीसरा जो है आखिरी बात वो ये कहता है कि अब तक फलस्तीनियों को डोमिनेट किया अरब थॉट ने, क्योंकि ये है तो अरब ही ना। ये एक बंदे की अभी 2023 में किताब आई, उसका नाम है जेरेमी बोवन, वो वहां से बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करता है बीबीसी के लिए। तो वो कहता है कि जी फलस्तीनी सबसे ज्यादा सियासी अरब हैं, पैलेस्टीनियंस आर द मोस्ट पॉलिटिसाइज्ड अरब्स, बिकॉज इनको मौका मिला अपने हक के लिए बात करने के बाद। तो आप सिविल राइट्स में हाल नहीं है ना, आप इजिप्ट में मुजाहरे तो नहीं कर सकते, सऊदी अरब में तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां एक सिस्टम है वो आपको प्रिवेंट करता है। तो इस कॉज को भी डिसइंटेंगल करने की जरूरत है कि अब वो जॉर्डेनियंस नहीं रहे, अब वो इजिप्शियंस नहीं रहे, अब वो जो पैलेस्टीनियन लिव्ड एक्सपीरियंस रियलिटी के वो रहने वाले हैं। तो आप चाहे वो एग्जाइल में हो, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो रेफ्यूजी की सूरत में हो, उसके जहन में लॉस्ट प्लेन का आइडिया तो है, जैसे जूस का था। अब जूस कितने साल बाद वापस आए? 2000 साल बाद वापस आए। 2 मिलेनियम ईयर्स के बाद उनको लगा कि यार यहां तो हम रह रहे थे यार, हमारा, मैं तो रह रहा हूं फ्रांस में, पेरिस में, लेकिन मैंने जाना उधर है। तो अब ये कहते हैं कि जिस तरह वो रिटर्न हुए, उनको राइट मिला या उनको राह हमवार की गई, हमें भी की जाए। तो इस तरह से ये फलस्तीनियन कॉज को जोड़ता है कि इन तीनों डेस्परेट ग्रुप्स का एक अंडरलाइंग या एक कॉमन एक थ्रेड जरूर इनसे गुजरती है कि जो इनको लाके उस चीज के इनेबल करती है, एंटाइटल करती है, जैसा जूस के सूरत में हुआ। जी आज जो कलरफुल है, do you think the Palestinian resistance groups they miscalculated the power of Israel, technological giant, super power है उसके सामने, और वो वार की तरफ चले गए, भारी नुकसान हुआ। जिससे पहले भी जितनी भी वार हुई है वो कोई डिसाइसिव वार आई, जिससे कोई कंक्लूजन निकल आई। ये भी एक ऐसा ही इवेंट है, कंक्लूजन कोई तो नहीं। इस सवाल का जवाब आप किसी टॉक शो में देख लें, मेरा इस पे एक व्यू है। बट बात यह है कि देखें, वो मौलाना रूमी की एक मसनवी में एक स्टोरी है ना कि एक आदमी जंगल से गुजरता है तो उसको एक अजदहा मिलता है, तो मर गया कि घर ले आता है, तो सारे घर वालों को वो खा जाता है। वो अजदहा सोया हुआ था। आई होप यू गॉट माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। पाकिस्तान का स्टैंड क्या है पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में, या मुनीर अकरम की कल आपने बात सुनी है ना, मुनीर अकरम ने बहुत अच्छी बात की कि ओरिजिनल सिन, उसने कहा कि ओरिजिनल सिन यही है कि जी आपने डिस्प्लेस किया फलस्तीनियों को, आपने उनको लैंड से निकाला, आपने उनको घरों से निकाला, विच इज ट्रू। ये जो इस तरह के इवेंट्स है, ये एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है। देखें, हमास से ज्यादा कौन जानता है इसराइल को, हम यहां बैठ के जान सकते हैं। द फैक्ट कि उन्होंने ये काम किया डेस्परेशन वाला, वो जानते थे ऐसा होगा। तो वो जो मुनीर अकरम की स्पीच है वही मेरा ख्याल यही है, स्टैंस है। इसे आप इससे ज्यादा क्या होगा कि आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल। आपने पासपोर्ट बनवाया अपना? नहीं बनवाया, बनाया तो देखें।
वे है, यही स्टैंड है पाकिस्तान। शुक्रिया। सर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो इसका पूरा लब लुबाब है वो यही है कि किस तरह से एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर कंट्री किया गया, जिसमें लोगों को जलावतन किया गया, उनके घरों से निकाला गया, उन पे टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, उनके जमीन पे कब्जा हुआ। ये तो इसकी एक डिटेल में ये स्टोरी बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि उस दौरान के कागजात के मुताबिक फलस्तीनी, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि फलस्तीनी नहीं थे वो, जैसे कुछ लोग नहीं कहते कि यार वो तो बयाबान पड़ा हुआ था, तो इसको भी वो निगेट करते हैं कि वहां आबादी थी। कुरान का आई एम सॉरी मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, आप I would like to address with your permission. जी जी करें। वो Zionist जो मूवमेंट है उसके पर्सपेक्टिव तो भाई डिस्कस करने वो स्पेसिफिकली एडवर्ड सईद का पर्सपेक्टिव या पॉलिटिकल, ठीक है, वो Zionism का रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ठीक है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव को आप जरा देखें तो जो ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट है इंक्लूडिंग कुरान, ठीक है, इनमें बहुत सारे आपको वर्सेस मिलेंगे। लाइक ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो एक क्लियर फैक्ट लिखा है कि अल्टीमेटली दिस पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द यू, और इन्हीं को मिलेगा द 11th। लाइकवाइज न्यू टेस्टामेंट उसके अंदर क्लियर का कॉन्सेप्शन है आर्मीगेडन वॉर, जो आर्मीगेडन वॉर है क्रिश्चियन बीच के अंदर जो अल्टीमेट या जो डिसाइसिव वॉर होगी, उसके बाद फिर डूम्सडे होगा, वो इसी पैलेस्टाइन से और यहाँ से फिर कुरान में भी, क्योंकि ये बड़े प्रोवर्ड या रेबल टाइप का एक ट्राइब था बनी इसराइल, सबसे ज्यादा अंबिया भी इसी ट्राइब पे नाजिल किए गए, वो इसीलिए कि ये बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मतलब बागी बगावत करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये फिर ज़ायनिज्म या पैलेस्टाइन इशू का रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक मैं कोट करता हूँ, What Went Wrong by Vernon Lewis, उसमें बड़े डिटेल में इसके अंदर इस पर्सपेक्टिव के हवाले से थैंक यू। सर इसमें देखें ना, कॉन्फ्लिक्ट तो इसराइल के जो वजूद से पहले तो यहूदियों का कॉन्फ्लिक्ट तो यूरोप के साथ था, हिटलर मुसलमान तो नहीं था। तो एक चीज ये डिलिनेट करने की जरूरत है कि यहूदियों को हिटलर या जो ये था दूसरा मुसलिनी था या दूसरे जो फैशिज्म की जो मूवमेंट थी उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया एज कम्पेयर टू मुसलमानों के साथ तो इन्होंने खुद अपना झगड़ा शुरू किया, और वो भी इस लिहाज से कि जिसको वो ओरिएंटलिज्म में वो एड्रेस करता है कि वो जाके जो इनका जो रूट था वो यही था कि वो एक बंदे को इसने कोट किया है कि उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं है कि ये बैकवर्ड है, मसला ये भी नहीं है कि इनको कुछ भी नहीं पता, ये भी मसला नहीं है कि तरक्की नहीं की, मसला ये कि एक प्लेट के अंदर मुबतला हो गया जिसका नाम इस्लाम है, ठीक है। जो स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट होने के बाद भी मसलन ये था कि जी आपको एक स्टेटलेस को स्टेट बन गई, उसके बाद जो जुर्म ढाया गया अभी तक हो रहा है कि ये जितनी लैंड है ये तो बेसिकली प्रूवन है कि ये इनकी है, आप इनसे निकाल भी दिया, आपने मार भी दिया एक बंदा, उसको ये भी राइट नहीं है कि वो मसलन कई लोग, ये एक है अभी ताजा उसने बुक लिखी है, कहता है कि मेरी एक फलस्तीनी फैमिली से दोस्ती हो गई तो वो उनकी दादी थी, तो उसको ये था कि अच्छा आप नो बडी फ्रॉम पैलेस्टाइन जो 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, उनमें से यहाँ एंटर नहीं हो सकता इसराइल में, जबकि उनकी कब्रें आबा अजदाद की उधर हैं, क्योंकि जमीन पे तो उधर कब्जा हो गया ना। तो वो कहता है कि हमने एक को बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में बिठाया, सारा उसको हमने वो चेक पोस्ट जो थे उससे थ्रू करवाया, तो वो उधर जाके और परेशान हो गई, क्योंकि वो तो जमीन ऐसी नहीं रही ना, वहां तो विंडोज हो गए, वहां आबादी बन गई, वहां किबुट्स बन गए, वहां मार्केटें बन गई, प्लाजे बन गए।
तो एक लिहाज से ये आपको देखना चाहिए कि इसमें जो अग्रेसर है, जो मॉरल आर्गुमेंट है, मतलब इसको अगर फलस्तीनी क्रिश्चियन भी है बहुत सारे, ये खुद आदमी क्रिश्चियन है, इज नॉट अ मुस्लिम। तो एक तो ये है कि जो फलस्तीनी पर से थे उनको उसकी जमीन से निकाला गया, जुल्म हुआ, उस पर फिर हमारा आर्गुमेंट क्या है। तो लेकिन उसके पीछे जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक अलायंस बन गई ज़ायनिज्म की इंपीरियलिज्म के साथ, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म थी उसके साथ एक मिल के आप पढ़ें तो फिर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है। तो और वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं कि रशिया और चाइना काफी क्लोज हो रहे हैं और साथ में ईरान भी है। इन फ्यूचर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये सारा एक ग्रुप मिलके हमास को एक सपोर्ट देते हैं और इजराइल को सजेस्ट करते हैं। सर वो शिना में कहते हैं वो मरी की लीक कोस खाए थे, अभी आना होता तो अभी तक आ जाते ना। देखें अब तो तबाह हो गया ना सारा। तो बात ये है कि इस वक्त जो चीजें हैं वो अगर वाकई इसकी अलायंस थी तो उस वक्त आते जब अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे। मसलन अब्राहम अकॉर्ड्स यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे शुरू हुए, जिसमें इसराइल का उन मुल्कों से ताल्लुक बनाना मकसूद है कि जिनके साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। तो इसका जो आप आयरन वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की बात जो कर रहे हैं वो खैर बहुत ज्यादा इस पर आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन बात यह है कि फलस्तीनियों को ये लग रहा है कि हम एक लूजिंग कॉज हैं। हमारी तरफ जो हमारे स्पेशली अरब्स जो है वो उनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इस इकदाम के जरिए उनको ये पता था कि दे विल, और हर दफा ये हुआ है और ये इनके आइन में लिखा हुआ है कि एक यहूदी के पीछे आपने 50 से 100 अरब मारने। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि इस बुक में आप ऐसे पढ़ें आपको लगता है कि ये आज के दौर में लिखी गई, हालांकि दिस गाय डाइड इन 2003। ये बुक इसने 79 में लिखी, फिर इसने सेकंड एडिशन निकाला 1992 में, लेकिन कुछ भी ऐसा आज के दौर में नहीं है कि जो इसने प्रिडिक्ट नहीं किया या डिटेल नहीं किया है। तो अब आप देखें उसको, इस ऑब्जर्वेशन को, कि उनके आइन में ये है कि एक के पीछे 50 या 100। तो एलाइस तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हाँ ये होगा कि चूंकि बहुत सारा जो डायस्पोरा जिसको हम कहते हैं, जिस तरह ये डायस्पोरा उधर बैठा हुआ था, फलस्तीनी डायस्पोरा अरब मुल्कों में, अब आप अगर फॉलो कर रहे हैं न्यूज को तो आप देखें इजिप्ट में बड़ा मुजाहिरा हुआ, लंदन में उससे बड़ा हुआ, स्पेन में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, लॉस एंजलिस में हुआ, करेला में हुआ, इंडिया में। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये भी फिर हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो फलस्तीनियों के अपने पावर से ज्यादा शायद ये कुछ ओपिनियन बनाने में, बिकॉज एवरीबडी, मतलब अगर आप एक मीट में बैठे हैं और आपके लोग मुजाहरे कर रहे हैं तो, और आपका नाम अगर एर्दोगान है तो आप फिर तकरीर भी करते हैं कि आप कैसे बने हैं, आप कैसे यहां तक आए। हालांकि ये अलग बात है कि 2005 में जाके उसने केनेसेट में खिताब किया, यही एर्दोगान था, इसने केनेसेट में खिताब किया जाके, इसने इसराइल को माना बतौर रियासत के। लेकिन इसको भी ये कहना पड़ा कि भाई आप कौन है, यस्टरडे ही सेड इट। अगर आपका नाम अब्दुल फतह सीसी है तो फिर आपको भी कुछ कहना पड़ता है। अगर आपका नाम जॉर्डन का किंग है और आपकी बेगम का नाम क्वीन रानिया है तो वो भी कुछ कहती हैं क्रिस्टियाना मनपूर के साथ। ये सारा है जो आपको लगता है कि एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो रहा है। दिस इज द होप, दिस इज द होप कि जी इतने सारे कॉज को जब इतने लेवल पे उठाया जाए तो यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर, यू कैन नॉट से कि जी कुछ भी नहीं हुआ। चलो जहाँ पे इससे शुरू नहीं हो रही कुछ ऑटोमन फायर को सपोर्ट कर देते बाद में सामने बाद में उन्होंने अपनी तरफ कर लेते तो क्या वजह है वहीं अंदर ही हमारे लिए इसको कहेंगे पीपल विदाउट लैंड फॉर लैंड विदाउट पीपल। ये एक आर्गुमेंट था उस दौर में। पहली बात ये थी कि इसराइल का जो आज की जो ज्योग्राफिकल लैंड है, इट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। जो वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस बनी या वहां पे जो फंड बना उसको दुनिया भर में फैलाया गया। मसलन यहाँ इसने लिखा है कि जो थियोडोर हेर्त्ज़ल था 1898 में जब उसने वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस बुलवाई ऑस्ट्रिया में, तो ही सेंट एमिसरीज टू साउथ अमेरिका, ही सेंट एमिसरीज टू अफ्रीका विद द सेम लॉजिक कि जी हम बीइंग ज्यूज ऐसे ही हैं, ऐसे ही बर्तर हैं यूरोपीय होने के नाते जैसे आपके ख्याल में आप बर्तर हैं अफ्रीकियों से या इंडियन से। तो एक तो ये सच था। दूसरा जो इसका, चूंकि यू कैन नॉट सेपरेट ज़ायनिज्म फ्रॉम द सेमिटिक बिलीफ्स,
सेमेटिक बिलीव्स के अंदर ये आया था कि ये ज्यूस का प्रोमिस लैंड था, जिसमें जैसे भाई ने बात की कि तौरात में ये आया था कि इस लैंड से आप निकाले गए थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट में शायद इसको एक्सोडस कहा गया। एक्सोडस का कॉन्सेप्ट ये था कि ये आपकी लैंड थी, आपको उस दौर के लोगों ने निकाला था, लेकिन आपको जब भी मौका मिले आप वापस आए। तो उसके पीछे एक रिलीजियस, जैसे आज हम नहीं कहते कि हम मदीना जाना चाहते हैं, होली लैंड है ना, होली लैंड इसीलिए उनको कहा जाता है। तो इट वाज होली लैंड फॉर ज्यूज, तो वो वहां आना चाहते थे और हालात भी उनको लग रहा था या उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए थे कि वो जो है ना वो वहां के आबाद हों। फिर यहाँ से जो इंपीरियल पावर थी जिसके हाथ में ये था, साइक पिकोटेटार्ट, अगर आप पढ़ लें, फ्रांस और इनका एग्रीमेंट था, साइक इनका ये था फॉरेन सेक्रेटरी था और ये फ्रांस का था। उन्होंने बंटवारा जो किया, जो आज के आपको इसका मिडल ईस्ट का बंटवारा नजर आता है ना, लाइनें, जॉर्डन है, उसके साथ लेबनान है, बहरीन है, फिर कतर है, फिर यूएई है, फिर आपके यमन है, थोड़ा आगे जाके फिर इजिप्ट है। अब ये किस लाइन पे हुआ? ये ऐसे ही हुआ जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ कि उस आदमी ने किया जो यहाँ आया ही नहीं था, उसने नक्शा देखा, कहा यार इस तरह से निशान लगा देते हैं, तो इसीलिए फिर वो टर्बो टैक्सी लिखी सादा सन मंटू ने, तो वो दरख्त के ऊपर था, जो दरख्त ना उधर था ना इधर था। खैर, एनीवेज, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आप करना चाहते हैं on behalf of ये छतरी सर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर इससे भी अच्छी बुक्स लेके हम सर जमीर के साथ फिर हाजिर होंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बड़ी थैंक यू। बिफोर हम ये छोटी बच्ची को मैं देना चाहता हूँ ये बुक, बिकॉज शी इज द यंगेस्ट ऑडियंस। आप आए बेटा इधर, ये है, ये मैं आपको देता हूँ। देखे ना, बड़ी बात है कि ये हमारे पास, ये आपको बेटा मैं गिफ्ट करता हूँ।